अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, तो अब हमने करना है हमारे पास जो फ्रैक्चर्स ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द फेस उसका आखिरी जो टॉपिक है दैट इज फ्रैक्चर्स ऑफ मैक्सिला। ठीक है, हमने सारे कर लिए, मैक्सिला रह गया था। मैक्सिला के जो फ्रैक्चर है क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ऑस्पी, आपके जो रिटन एग्जाम्स है, वाइवा, हर लिहाज में ना ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपकी आती होती है। ठीक है, मैक्सिला के फ्रैक्चर्स की जो क्लासिफिकेशन करते हैं मोस्ट कॉमनली वो ये ली फोर्ट क्लासिफिकेशन है, और उसके हिसाब से हमने 3 टाइप्स में मैक्सिलरी जो फ्रैक्चर्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ है, ली फोर्ट 1, ली फोर्ट 2 एंड ली फोर्ट 3। ठीक है, जो ली फोर्ट टाइप 1 है आपको नजर आ रहा है कि ये आपका अपर जो पैलेट होता है उसके बिल्कुल इन लाइन होता है। ठीक है, जो आपका सुपीरियर अपर पैलेट है यहाँ पे उसके बिल्कुल पैरेलल होगा। और अगर बात करें कि कहाँ कहाँ से पास करे तो ये आपका जो नेजल सेप्टम की बेस है उसमें से, फिर यह जो आपके साइनस है मैक्सिलरी साइनस यानी एंट्रम उसकी बेस में से पास करता है, और पीछे की तरफ ये मतलब पोस्टीरियरली टेरेगोइड प्लेट्स में होगा, क्योंकि टेरेगोइड प्लेट्स आपकी वो वाली चीज़ें जो आपका हार्ड पैलेट बनाती हैं, यानी आपका ये जो तालू होता है मुंह के अंदर जो आपका अपर पोर्शन होता है वो बनता है टेरेगोइड प्लेट्स से। तो ये फ्रैक्चर इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा है, और देखिए लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ड्रॉ भी आपको करना आना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, अच्छा फिर होता है ली फोर्ट टाइप 2। ली फोर्ट टाइप 2 यहाँ नेजियन से शुरू होता है, नेजियन इज द रूट ऑफ नोज। ठीक है, उसको नेजियन कहते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आएगा तो लैक्रिमल बोन को इधर फ्रैक्चर कर देगा, बीच में एथमॉइड भी आएगी, एथमॉइडल एयर सेल्स आएंगे ये जो आपको नजर आ रहे हैं, फिर आपकी इधर ऑर्बिट में लैक्रिमल बोन आती है, फिर ये फ्लोर ऑफ ऑर्बिट आ गया। ठीक है, जिसमें ज़ाइगोमेटिक भी आ सकती है। उसके बाद ये एंट्रम से होता हुआ यानी आपके मैक्सिलरी साइनस से होता हुआ आपकी मैक्सिला पे एंड करता है। तो इस तरह से ये आपका दोनों तरफ ये जो आपको नजर है दिस इज ली फोर्ट टाइप 2। ये आपका ज़ाइगोमेटिक फ्रैक्चर से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, जिस तरह आपका ज़ाइगोमेटिक बोन का फ्रैक्चर होगा। फिर ली फोर्ट टाइप 3 वो फ्रैक्चर है जो आपकी क्रेनियल और फेशियल बोन्स को बिल्कुल सेपरेट करके रख देता है। ये देखें जिसमें कितनी डाइवर्स एरिया इन्वॉल्व है, नेजियन है इधर से, यहाँ से एथमॉइडल एयर सेल्स भी हैं, ऑर्बिटल वॉल भी, ऑर्बिटल वॉल के पीछे इतनी सारी बोन्स है वो भी है, ज़ाइगोमेटिक भी है, पीछे टेम्पोरोमैंडिबुलर, और पीछे की तरफ इसने वाइड स्प्रेड और बोन्स भी इन्वॉल्व की हुई होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ फ्रैक्चर। इसमें जो टेम्पोरो हमारा यहाँ पर सूचर था, यहाँ फ्रंटो ज़ाइगोमेटिक सूचर वो भी आ रहा है, पीछे आपका टेम्पोरो मैक्सिलरी सूचर होता है वो भी इसमें आ जाता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, बुक में जैसे एज सच लिखा हुआ है, आपको एक जनरल आइडिया लाजमी होना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्चर कहाँ से पास कर रहा है। ठीक हो गया, अच्छा अब आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास ये वाले जो मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर हो रहा है उस हिसाब से इनके क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। जाहिर है जो रूट ऑफ द टीथ यानी ये वाला जो ली फोर्ट टाइप वाला ये आपके टीथ के पास पास हो रहा है इन्वॉल्व, इस वजह से यहाँ पर इस तरह के सिम्टम्स आएंगे कि अगर यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाए तो आप सोचें कि आपका जो मैक्सिला है ये पूरी मैक्सिला बोन है ना, आपका अपर जॉ जो आपका ऊपर रेयर है वो मैक्सिलरी बोन से अटैच्ड है। जब ये मैक्सिलरी बोन से अटैच नहीं होगा तो ये नीचे चला जाएगा। पहले बात पेशेंट का फेस लंबा हो जाएगा, इलोंगेशन ऑफ द फेस। फिर दूसरी बात आप अपने अपर जॉ को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अपर जॉ मैक्सिला से अटैच ही नहीं है अब, तो वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। इसी तरह जो ये वाला जो डी फोर्ट टाइप 2 फ्रैक्चर्स है इसके तो ज़ाइगोमेटिक जैसे फीचर्स आते हैं, सारे के सारे के कॉन्टेंट्स नीचे आ जाते हैं, आपका इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन डिस्टर्ब हो जाता है, आपका नेजल जो है वो इवन ये पीछे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट तक जाता है तो CSF राइनोरिया हो जाता है। तो इसके सारे वैसे ही सिम्टम्स। इसी तरह ली फोर्ट टाइप 3 के भी जितने सिम्टम्स हैं वो सारे जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनसे मिलते जुलते हैं, जिसमें पीछे आपके क्रेनियल सिम्टम्स है, CSF राइनोरिया है, ऑर्बिटल डिस्प्लेसमेंट है, ऑर्बिटल मूवमेंट खराब होगी, डिप्लोपिया हो गया, वो सारी बातें। ओके जी, वो तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा सा, और वही क्लिनिकल फीचर्स बुक में भी लिखे हुए हैं कि टीथ मैल ऑक्लूजन है, सही तरह से ऑक्लूड नहीं हो पाते, टीथ आपको अलग अलग से फील भी होते हैं, इलोंगेशन ऑफ द मिड फेस, आई टोल्ड यू मैक्सिला मोबाइल हो जाता है क्योंकि वो टूट गया तो टूटने के बाद वो हिलने लग जाता है जो टूट चुका है पोर्शन, एंड CSF राइनोरिया, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका डायग्नोसिस करने के लिए सेम उसी तरह हमने एक्सरेज लेने हैं। एक्सरे में आप वाटर्स व्यू लेंगे, लैटरल व्यू लेंगे, जो सेगमेंटो वर्टिकल व्यू है, CT स्कैन कराएंगे ताकि आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह फ्रैक्चर हुई है। अब ट्रीटमेंट में सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, क्योंकि अब ये मैक्सिला है, मैक्सिला के पीछे आपका ओरल कैविटी तक बात आ जाती है, और ओरल कैविटी में आपका एयरवे आ जाता है, मतलब नोज भी आपके एयरवे में इन्वॉल्व है, और फिर अब इधर तो ओरल कैविटी तक बात आ गई है। ठीक है, तो हमने सबसे पहला काम जिसमें करना होता है वो ये करना है कि एयरवे को सिक्योर करना है। क्या पता फ्रैक्चर जो सामने से हुआ है वो इतना स्ट्रांग हुआ है कि उससे पीछे आपका एयरवे ब्लॉक है। अगर एयरवे ब्लॉक हो गया पेशेंट का और थोड़ी देर रह जाएगा तो पेशेंट तो सांस के बंद होने से ही मर जाएगा, फेस तो बाद में बात आएगी ना। तो पहला काम जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि सबसे पहले हमने इसमें इमीडिएट काम होता है कि एयरवे को ठीक करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट काम क्या है कि मैक्सिलरी आर्टरी अक्सर शिद्दत से ब्लीड कर रही होती है इस केस में, तो आपने उसके हेमरेज को स्टॉप करना है। अब ये वही जनरल बातें जो हमने सबसे शुरू में की थी कि एयरवे और हेमरेज को स्टॉप करना हमारा सबसे मेन मकसद होता है। उसके बाद आपने फ्रैक्चर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपने ट्रीट करना होता है, क्योंकि पेशेंट का कॉस्मेटिकली बहुत मसला हो जाता है, ये फ्रैक्चर्स बड़े बड़े होते हैं सीधा मुंह के ऊपर आते हैं,
तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, इंटरडेंटल वायरिंग, इसमें आप दांतों के दरमियान में ना तारें जोड़ते हैं, मैं बल्कि आपको दिखाई देती हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये इंटरडेंटल वायरिंग इस तरह से होती है, बहुत सारे तरीके दिखाए हुए हैं कि कौन सी तरह हो सकती है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपका फ्रैक्चर में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब बोन आगे पीछे नहीं हुई, सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें अगर आपके दांत जो है वो ऑक्लूड नहीं हो रहे होते सही से, और आपके दांत जो है वो अलग अलग, ऑक्लूड का मतलब है बंद ही नहीं आप कर रहे होते जॉ को, क्योंकि आपका नीचे वाला मैक्सिला टूट चुका होता है ना, उसका पोर्शन, अपर जॉ का जो आपका पोर्शन है वो टूट चुका है। तो इंटरडेंटल वायरिंग से पेशेंट का जरा ऑक्लूजन सही होती है और उसके जॉ को थोड़ा रेस्ट मिलता है। तो आप ये करते हैं इंटरमैक्सिलरी वायरिंग, बाहर से ही अगर आपने खोलना नहीं है, क्लोज रिडक्शन करनी है, उसकी एक टाइप है कि आप इंटरमैक्सिलरी वायरिंग करेंगे, यानी जो मैक्सिला बोन है ना आपकी, उसको आप बाहर से ही वायर्स लगा के उसको रख देंगे तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, 10-15 दिन ज़्यादा है, थोड़ा कम ही रखते हैं। और अगर आपका फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस्ड है तो फिर आपने उसको खोल के अंदर से बोन को खुद डायरेक्ट वायरिंग करनी होती है, मतलब देखते हुए, तो था ना बाहर से कर देना, एक अंदर से खोल के करना है, वो इंटरऑसियस वायरिंग होती है। वो ये देखें, उसके तरीके आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये वाला आप देख लें, सिंपली नज़र आ रहा है कि आपने इंटरऑसियस वायरिंग किस तरह से की हुई है। फिर एक और काम ये होता है कि आप वायर स्लिंग्स लेके आते हैं। वायर स्लिंग का मतलब ये होता है कि स्लिंग तब हम लेते हैं ना जब हमें किसी चीज़ से सहारा चाहिए होता है। ठीक है, हमें इस बोन के लिए बाकी बोन से हम ऐसे उनमें से घुमा के तार को लाएंगे और इस बोन के साथ लाके जोड़ देंगे। सपोज मेरी मैक्सिला फ्रैक्चर है और बीच में से फ्रैक्चर होगी जो हमने लीफोर्ड टाइप 1 का है। ठीक है, अब उसके लिए मुझे सहारा चाहिए कि मैं उसको ऊपर अपनी नॉर्मल जगह पर ला के जोड़ूं। उसके लिए मैं क्या करूंगी, सपोज मेरे पास ये वाला है लीफोर्ड टाइप 1 फ्रैक्चर, अब ये बिल्कुल अलग हो गया सेगमेंट, तो मैं यहाँ से एक तार लेके जाऊंगी, मैं ऑर्बिटल कैविटी के नीचे जो जैगोमेटिक बोन है ना, इसके ऊपर से घुमा के लाऊंगी और फिर नीचे लाऊंगी, एक पूरा स्लिंग, यूं पूरा लूप सा बनाऊंगी। उस लूप से मैं क्या होगा कि यहाँ पर से जो सहारा जाएगा इस सही वाली बोन से, वो नीचे सपोर्ट करेगा। तो समझते हैं एक वायर का पूरा लूप घुमा के ऊपर से ला के नीचे को बांध देना उसको सहारा देने के लिए, वो हम करते हैं, उन्हें वायर स्लिंग्स कहते हैं अगर जरूरत हो तो। अच्छा जी, अब हमने करनी है फ्रैक्चर्स ऑफ द मैंडिबल, यानी फ्रैक्चर्स ऑफ द मिडिल थर्ड खत्म हो गया, फ्रैक्चर्स ऑफ द लोअर थर्ड ऑफ द जो फेस है वो शुरू करना है, और लोअर थर्ड में सिर्फ मैंडिबल ही आता है आपका, तो हमने ये करना है। ठीक है, मैंडिबल की थोड़ी सी एनाटॉमी मैं आपको याद करा दूं, ये आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर दो प्रोसेसेस है कोने पे, एक इसका कॉन्डाइलर प्रोसेस है, एक इसका कोरोनाइड प्रोसेस है। ये कॉन्डाइलर प्रोसेस, ये कोरोनाइड, ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, क्योंकि यहीं से मैंडिबल फिक्स होता है और इसी जॉइंट पे सारी मूवमेंट चल रही होती है। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम होती है तो जॉइंट मूवमेंट खराब हो जाती है, ट्रिस्मस हो जाता है, जॉ लॉक हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये हो गए। उसके बाद दिस इज योर रेमस, ये आपको दिख रहा है, ये रेमस है, ये आपकी सारी बॉडी ऑफ द मैंडिबल है, जहां पर ये जुड़ रहे हैं दिस इज एंगल ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, फिर आपका राइट और लेफ्ट मैंडिबल दोनों सेंटर में आके जुड़ते हैं, उस जगह को सिम्फिसिस कहते हैं। यहाँ पर लेबल नहीं हुई तो सेंटर को सिम्फिसिस कहेंगे। ठीक है, तो एंगल ये है, बॉडी ये है, सिम्फिसिस ये है कॉन्डाइलर प्रोसेस। ये चार चीजें कम से कम आपने याद रखनी, क्योंकि ये वो चार चीजें जिन पे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स होते हैं। सबसे कॉमन जो फ्रैक्चर है मैंडिबल का वो कॉन्डाइलर प्रोसेस पे सी, उसके बाद जो कॉमन है वो है एंगल, बॉडी एंड सिम्फिसिस, ABS। तो CABS कैब्स का निमोनिक है, जिससे याद रखते हैं। ठीक है, जो बाकी जगह ना रेमस हो गया, एल्वियोलर प्रोसेसेस हो गए, ये जो बाकी जगह लेबल हुई है इन पे बहुत ही अनकॉमन होता है फ्रैक्चर का होना। बस अब अगर आपको ये समझ में आ जाए कि फ्रैक्चर कहाँ पे हुआ तो आप खुद आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या फीचर्स आएंगे। अगर कॉन्डाइलर फ्रैक्चर होगा तो भी मैंने आपको बताया कि कॉन्डाइल कहाँ पर है, जहाँ पर आपका जॉ जुड़ रहा है आकर। ठीक है, जहाँ पर आपका ये कैब्स को एक तो आपने याद रखना है। ठीक है, कि कॉन्डाइल, एंगल, बॉडी एंड सिम्फिसिस, ये इसी ऑर्डर में मोस्ट कॉमन से लीस्ट कॉमन की तरफ जाता है। हाँ जी, तो मैं बताती थी कि कॉन्डाइल के फ्रैक्चर्स हैं तो सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि उसका एक तो पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होगा, और दूसरा वो जॉ मूव नहीं कर सकता, ट्रिस्मस हो जाता है, क्योंकि जो जॉ मूवमेंट वाली जगह है कॉन्डाइल जहाँ पर था अभी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर ही आपका फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका कॉन्डाइलर फ्रैक्चर का। उसके साथ अगर वो अपनी जगह पे है, पेन और ट्रिस्मस तो तब भी होगा, और अगर वो डिस्प्लेस है तब तो साथ उसके आपके जो टीथ है वो भी मैलोक्लूजन हो जाएगी। मैलोक्लूजन क्यों होती है, हम टीथ मैलोक्लूजन का मतलब है कि लोअर जॉ और अपर जॉ सही से क्लोज नहीं हो सकता। ठीक है, आपका जो अपर जॉ के टीथ है और जो लोअर जॉ के हैं, और वो इसीलिए नहीं हो सकते कि जाहिर है जब जॉ मूव ही नहीं कर रहा, आपका नीचे वाला लॉक जॉ हुआ है, तो ऊपर वाला उसके साथ जुड़े कैसे, मैंडिबल नहीं तो मूव करके जुड़ना था। तो आपका लॉक जॉ, ट्रिस्मस, मैलोक्लूजन ऑफ टीथ, और जिस तरफ आपको प्रॉब्लम होगी, फ्रैक्चर होगा जिस तरफ, मतलब वो डिस्प्लेस हुआ है, आपका जॉ भी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, पेशेंट का जॉ उसका टेढ़ा हो जाता है। तो ये सारे कॉन्डाइलर फ्रैक्चर के फीचर्स होते हैं जो कि बड़े पेशेंट के लिए डिस्टर्बिंग होते हैं। फिर जो आपका बाकी फ्रैक्चर्स है ना, एंगल, बॉडी और सिम्फिसिस के,
उसमें भी बाकी सारे फीचर्स यही आते हैं कि जाहिर है हो सकता है कि फ्रैक्चर बिल्कुल जब बोन आपस में टूट गई है तो ऐसे स्टेप डिफॉर्मिटी भी बन सकती है, दो ऊपर नीचे हो गए हैं फ्रेगमेंट्स। उसके साथ आपके पेशेंट को ट्रिस्मस भी होगा। ट्रिस्मस इतना नहीं होता है इसमें, लॉक जो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना यहाँ पर कॉन्डाइलर फ्रैक्चर में ज़्यादा होता है। पेन होगी, टेंडरनेस होगी, आप हाथ लगाएंगे तो आपको क्रैकलिंग साउंड यानी क्रेपिटस फील होगा इस जगह पे। उसके साथ पेशेंट का जो आप मुंह खुलवा के देखेंगे तो आपको अंदर एक्यूमोसिस मिलेगा, ऑर्बिटल जो आपका ऑरल कैविटी का फ्लोर है, क्योंकि वहां पर आपकी वेसल्स लीकेज की वजह से अंदर ब्लड इकट्ठा हुआ होता है और आप आराम से ओरल कैविटी में से ना पैल्पेट कर सकते हैं कि फ्रैक्चर कहाँ पर हुआ है। तो एबीएस के फ्रैक्चर्स इस तरह के होते हैं। डायग्नोसिस के लिए सेम वही है, हमने एक्सरेज कराने हैं, पोस्टर एंटीरियर व्यू के लेफ्ट ऑब्लिक वगैरह सारे के सारे जो यहाँ पर व्यूज लिखे हुए हैं, पेनरेक्स व्यू लिखा होता है और ये सारे डिफरेंट तरह के व्यूज हैं जो हमने लेने होते हैं इन केस ऑफ फ्रैक्चर। और ट्रीटमेंट इसकी हमने करनी है या तो क्लोज मेथड या ओपन मेथड। अगर आपका फ्रैक्चर हुआ और डिस्प्लेस नहीं है यानी बोन्स अपनी जगह पे, जैसे हमने पहले भी कहा था, तो हम इसको फिर खोलेंगे नहीं, हम क्लोज ही करेंगे। और क्लोज किस तरह से, जैसे मैंने भी आपको दिखाया पिक्चर में कि इंटरडेंटल वायरिंग कर लेते हैं हम, दांतों के बीच में वायरिंग डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी हमें चाहिए, ताकि जॉ क्लोजर और मैल ऑक्लूजन ऑफ टीथ का मसला हल हो। और फिर हमने इंटरमैक्सिलरी और इंटर जो मैंडिबुलर वायरिंग है उससे उसको ठीक करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है, जो ट्रीटमेंट होता है क्लोज ट्रीटमेंट। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास क्लोज वाला। क्लोज में हम इंटरमैक्सिलरी वायरिंग इसलिए करते हैं, मतलब हम मैक्सिला को जोड़ रहे हैं, हालांकि फ्रैक्चर मैंडिबल का सपोज कॉन्डाइल फ्रैक्चर्ड है, तो कॉन्डाइल फ्रैक्चर होगा तो ऊपर से अगर मैक्सिला उस पर बार बार जोर डालता रहेगा तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जॉ जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता जल्दी। इसलिए हम इंटरमैक्सिलरी यानी मैक्सिला बोन को आपस में सूचर करते हैं, वायरिंग करते हैं, ताकि मैंडिबल जो है वो स्टेबलाइज हो जाए। मतलब बहरहाल इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। ओपन फ्रैक्चर्स में ना हमने क्या करना है कि उसको खोलना है और उसी तरह से इंटरऑसियस, जिस तरह मैंने आपको दिखाई थी कि बोन को बाकायदा हमने वायर लगा के उनको जोड़ना है। ये होता है हमारा खोल के करने वाला। पहले पहले ये करते होते थे कि इसके साथ हमें अगर खाली जोड़ देना तो बहुत अरसे तक पेशेंट के जॉ को बिल्कुल इमोबिलाइज करना पड़ता था ताकि वो जुड़ जाए, क्योंकि बोन हमें पता है हिलती रहेगी तो वो नहीं जुड़ेगी, हील नहीं होगी। इमोबिलाइजेशन जरूरी है, लेकिन बहुत लंबी इमोबिलाइजेशन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर लंबी कर देंगे ना तो जो आपका जॉइंट है उस पे एनकाइलोसिस हो जाता है। एनकाइलोसिस का मतलब है कि जॉइंट फाइब्रोसिस होने शुरू हो जाता है, ठीक है। कोई भी जॉइंट आप बहुत अरसे तक नहीं हिलाते तो वो नॉन फंक्शनैलिटी की तरफ जाना शुरू कर देते तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। तो हम पेशेंट के जॉ को 2 हफ्ते से ज्यादा के लिए रोक के भी नहीं रख सकते। तो उसका फिर अब बेहतर हल ये होता है कि हमारे पास एक तो ये है कि वायर्स को फिगर ऑफ 8 के मैनर में टाई करते हैं। फिगर ऑफ 8 स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, उससे जल्दी हीलिंग हो जाती है। दूसरा, अब हमारे पास बहुत अच्छी कंप्रेशन स्लिंग्स हैं, मतलब हम यहाँ पर एक कंप्रेशन प्लेट लगा देंगे और वो जोर डाली रखेगी उसके ऊपर, जिससे वो हीलिंग जल्दी हो जाएगी और हमें ज्यादा अरसे के लिए पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कहेंगे जॉ को नहीं हिलाना, ठीक है। क्योंकि और अगर पेशेंट को हमें इमोबिलाइज करना भी पड़ता है तो हम उसको 2 हफ्ते से ज्यादा कभी भी नहीं करते, हम 1-1.5 हफ्ता करते हैं। उसके बाद उसका इमोबिलाइजेशन हटा के उसके जॉ को थोड़ा बहुत मूव कराते हैं और फिर देखते हैं अगर जरूरत हो तो फिर हम कुछ अरसे 2-3 दिन के बाद दोबारा से कर देते हैं इमोबिलाइजेशन, लेकिन मुसलसल नहीं करनी वरना जॉइंट एनकाइलोसिस हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गलती है, जो हो जाए तो फिर पेशेंट का जॉ सारी जिंदगी के लिए बहुत मसला, सारी जिंदगी तो मतलब ट्रीटमेंट हो ही जाती है सर्जिकल, लेकिन बड़ा मसला बन जाता है, जो नहीं था वो भी बन जाता है। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब जो कंप्रेशन प्लेट्स हैं उनसे तो बहुत जल्दी ही हीलिंग हो जाती है। और आप उसके अलावा दांतों पे ना आप रबर बैंड्स लगा लेते हैं ताकि पेशेंट का जॉ बिल्कुल भी वो ना हिलाए। दांतों पे ना ऐसे दूर दूर आप ऊपर नीचे क्रॉस में रबर बैंड्स लगाते हैं ताकि वो जॉ मूव ही ना करे, तो उससे, लेकिन ज़ाहिर है उसके फिर ओरल इंटेक में काफ़ी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को ऐसे फ्रैक्चर्स में, लेकिन आपके मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स ना थोड़े कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, मैक्सिला के भी मैंडिबल के भी। तो यहाँ पर ये बात हम खत्म करते हैं। अभी तक किसी कोई मसला हुआ है कि ना आसमी? थैंक यू।